11 साल की बच्ची जिसके बाप कुत्ते पे घसीटते हुए मार दिया गया, उस 11 साल की बच्ची के आंखों में आंखें डाल के अगर 56 इंच की सीने में एक दिल है इंसान का, तो वो इंसान क्या उस 11 साल की बच्ची के आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि हां, हम में कोई कमी रह गई है। दूसरी बात सर, अपने देश को एक श्राप लगा है रिलीजियस नेशनलिज्म का। अगर पैदा होते हुए ना आप ना हम ना यहां पे बैठा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे के नहीं आया किस मजहब में पैदा होना है, किस जाति में पैदा होना है, किस धर्म में पैदा होना है, तो उसके बाद पैदा होने के बाद उस धर्म को लेकर उस सांप्रदायिक राजनीति का सहारा हमें क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि सर अभी छोटे बच्चे भी, छोटे मासूम बच्चे भी मासूमियत छोड़कर पूछने लगे हैं मजहब का मतलब क्या होता है। ना सिर्फ हिंदू मरा, ना सिर्फ मुसलमान मरा, इन दंगों में अगर कोई मरा तो इंसान मरा। जो खून बहा वो ना हिंदू का बहा ना मुसलमान का बहा, वो खून इंसान का बहा। जो लाशें नालियों में मिली, उन लाशों की तरफ न सिर्फ हिंदू की नजरिया से देखा जाए, न सिर्फ मुसलमान की नजरिया से देखा जाए, बल्कि उनकी तरफ उस नजरिया से देखा जाए कि उन लाशों में जब प्राण थे तब वो किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का पति भी था। इसमें नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ, जानो माल का हुआ, लेकिन इसी के साथ देश की गरिमा की भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। इस दंगों की पार्श्वभूमि पे कुछ सवाल जहन में आते हैं, बहुत ही साधारण से सवाल है। Was Delhi police not capable to control the situation? And if yes, if Delhi police was capable of controlling the situation, why it did not exercise its ability in full capacity? एक सवाल, बहुत साधारण सा सवाल है। दूसरा सवाल है, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष की विजिट जैसी वीवीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर इंटेलिजेंस के इनपुट्स में कोई कमी थी? अगर कोई कमी नहीं थी तो क्या इन इनपुट्स को नजरअंदाज कर दिया गया? तीसरा सवाल है, कुड द हेट स्पीचेस नॉट बी कंट्रोल्ड? बयानबाजी हो रही थी, हर कोई अपने मन की बात बोल रहा था, इन पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी। और चौथा सवाल है कि इस सब की जिम्मेदारी किस पे आती है और वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है या नहीं? इन दंगों के अगर कुछ रीजंस देखे जाए अध्यक्ष महोदय, तो उनमें हेट स्पीच, प्रोवोकेशन, कन्फ्रंटेशन, सीए प्रोटेस्ट, मास मोबिलाइजेशन एंड रिलीजियस नेशनलिज्म। हेट स्पीचेस देने वालों से क्या हम कभी पूछेंगे कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं, जो बहनें विधवा हुई है, उनकी आंखों में आंखें डालकर वापस एक बार ये हेट स्पीचेस देने वाले लोग अपनी स्पीचेस की गलती को कबूलेंगे? क्या वो 11 साल की बच्ची जिसके बाप को रास्ते पे घसीटते हुए मार दिया गया, उस 11 साल की बच्ची के आंखों में आंखें डाल के अगर 56 इंच की सीने में एक दिल है इंसान का, तो वो इंसान क्या उस 11 साल की बच्ची के आंखों में आंखें डाल के बोलेगा कि हां, हम में कोई कमी रह गई है? दूसरी बात सर, अपने देश को एक श्राप लगा है रिलीजियस नेशनलिज्म का। अगर पैदा होते हुए ना आप ना हम ना यहां पे बैठा कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे के नहीं आया किस मजहब में पैदा होना है, किस जाति में पैदा होना है, किस धर्म में पैदा होना है, तो उसके बाद पैदा होने के बाद उस धर्म को लेकर उस सांप्रदायिक राजनीति का सहारा हमें क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि सर अभी छोटे बच्चे भी, छोटे मासूम बच्चे भी मासूमियत छोड़कर पूछने लगे हैं मजहब का मतलब क्या होता है। अगर देश का ये आलम है तो इस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा, ये सवाल इस देश के आज जहन में आता है। तीसरा एक बहुत अहम मुद्दा है वो सीए प्रोटेस्ट का। गवर्नमेंट की एक बहुत प्यारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं सदन से यही पूछना चाहता हूं कि अगर देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के दिल में कुछ शक है, कुछ संदेह है, तो क्यों हम उस संदेह को नहीं निकाल सकते? क्यों एक संवाद नहीं कर सकते? क्यों उनके दिल में वो विश्वास नहीं पैदा कर सकते? क्योंकि अगर सबके दिलों में विश्वास नहीं होगा तो कहां से सबका साथ होगा, और सबका साथ नहीं होगा तो कब सबका विकास होगा? इस पार्श्वभूमि पे मैं महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार का अभिनंदन करता हूं इस बात के लिए, क्योंकि जैसे शाहीन बाग का जो उल्लेख हुआ है, ऐसे प्रदर्शन, ऐसे धरने महाराष्ट्र में कई जगह पे हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र 2 मिनट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक संवाद बनाया रखा है, एक डायलॉग बनाया रखा है, इसलिए वजह से भाईचारा अब भी वहां पे महाराष्ट्र में वैसे की वैसे कायम है। अंत में मैं सिर्फ एक ही बात का
जिक्र करना चाहता हूं, ऐसा एक वाकया, ऐसा एक इंसिडेंट अपने देश में हुआ था। तब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वहां की स्टेट गवर्नमेंट को एक नसीहत दी थी, राजधर्म का पालन हो। मैं सिर्फ वही याद दिला के इस सदन से दरख्वास्त करता हूं, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो और निष्पक्षता से जांच होकर जिन्हें भी आहत पहुंची है उन्हें अच्छी तरह से रिहैबिलिटेट किया जाए। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा। टूफा हर्बल हेयर ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SNQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।